अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट और फैकल्टी आज मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डैलस में रहते हैं अमेरिका में। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि हम जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बैंकों ने झगड़ा हुआ है सर, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, हर चीज़ बस बैंक के पास जा रहे हैं। वहाँ पे आप क्या देखते हैं? मतलब वहाँ पे भी लोग ख्वाहिश करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग है तो यहाँ आगे इन्वेस्ट करने ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे जो है वहाँ के सूद के चक्कर में ना पड़े। मैं तो सर बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ आपकी बात सुन के कि हम तो सोचते थे कि शायद यहाँ इस्लामी सिस्टम है, इस्लामी निज़ाम है और यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें एक सूद से पाक हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ये तो आज आपने बिल्कुल ही सर सारे आलिम मुफ्तियों और ये मेरे ख़्याल से इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। नंबर वन सर, मेरे आपसे सिर्फ 3 सवाल हैं। क्या हमारे इस्लामी सिस्टम में सिर्फ क्या एक मुफ्ती तकी इस्लामी का ही फतवा चलेगा और तमाम बैंकिंग और इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो हैं वो कहाँ हैं? नंबर 2 सर, अमेरिका में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 2%, 3%, मैक्सिमम 6%। एवरीवन जो चाहे जो चीज़ चाहे, रिजवान साहब ने जैसे बोला वो आप ले सकते हैं, ठीक है सर। तो मुझे तो ये सर कन्फ्यूजन हो गई है कि वो लोग सही हैं या हम लोग सही हैं। ज़रा इसका एक सवाल का जवाब आप नहीं, वहाँ पे आप 3% 4% ले रहे थे, यहाँ पे पिछले दिनों 22% तो इतना तक चला जाता सर, इतना इंटरेस्ट क्या है? तो मतलब अमेरिका के बैंक भी यहाँ पे लगता है मुझे इन्वेस्ट करते हैं, इतना इंटरेस्ट तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ज़रा कम हुआ है तो अब ये 11 बोला जाता है, लेकिन 13, 14, 15 जो प्रैक्टिकल जो है। अच्छा, एक तो ये होता है सर, और 1 साल का आपकी जो बदमाशी होती है यहाँ पे बैंकिंग के सिस्टम की, कार्बोर, वो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा। इंटरेस्ट के अलावा भी वो लगा के देते हैं कि आपको 1 साल में आपका रेट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में या यूरोप में ऐसा नहीं है। एक दफ़ा आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया तो आप उस इंटरेस्ट के ऊपर 30 साल चलते हैं, 40 साल चलते हैं। तीसरा सवाल तो ये है कि जनाब पहले साल इतना है, जी, उस दूसरा इतना है, फिर तीसरा, यानी आप असल जो है वो शुरू के 3 सालों में निकाल देते हैं अगर आप 10 साल के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, पहले मुझे एतराज़ है कि आपने कहा डिसअपॉइंटमेंट। मैं ये कहता हूँ अगर हकीकत का पता चल जाए, हमारे तालीम याफ्ता बच्चे, तालीम याफ्ता लोग अगर हकीकत समझ जाते हैं और वो हुकूमत पर दबाव डालते हैं तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। इसमें डिसअपॉइंट नहीं बल्कि खुशी की बात है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने इसमें एक तहरीर दे दी है, मैंने लिखा है कि अमानत कौम के सुपुर्द। उसमें मैंने बताया जिन मोहतरम मुफ्ती साहब का नाम लिया उन समेत सब ने मुझे राइटिंग में दिया हुआ है कि ये निज़ाम गैर इस्लामी है, ये ऐसा ली है। अब वो छोड़ दीजिए ना, हम डिस्कस के क्यों कर, लेकिन वो तहरीर और वो करारदाद रिकॉर्ड में महफूज है जो मैंने लिख के दी थी कि भाई ये है। एज ए मेंबर ऑफ द शरिया, मैं वाहिद बैंकर हूँ जो एक यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ। बैंकर नहीं होते, मैं वाहिद बैंकर हूँ जो मुफ्ती नहीं हूँ, मगर शरिया कमेटी का मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने सब कुछ बताया था कि यह सबके दस्तखत मौजूद हैं। हमारा मसला क्या है कि हमारे यहाँ आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी है, और हम मॉनेटरी पॉलिसी हमारा जो अभी डिस्काउंट रेट कुछ अर्से पहले 22 था, आज 11 है। आपका कितना 4, 4.5 है। तो हम खुद ही कह रहे हैं कि हम मॉनेटरी पॉलिसी में जब आप कहेंगे कि आज 11% है और पहले 22 था, तो जो उसके ऊपर ही कर्जे मिलेंगे ना। तो जब तक आप ये इस्लामी बैंक की बात कर रहे हैं, आज भी स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी लाता है कह जी हमने 1% कम कर दिया। अरे भाई, तो इस्लाम में तो ये परसेंटेज है ही नहीं। इस्लाम में तो सीधी सीधी रेशोज़ हैं कि आप 60%, 40% मुनाफा करें। तो आप मॉनेटरी पॉलिसी भी सूदी बुनियाद पर ला रहे हैं, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। और मैं आपको हैरान हो गया, मैं आज आपको लॉ बता दूं, सब पाकिस्तानियों को देखना चाहिए। मैं आपकी तवज्जो, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A(4) और 40A, उसमें ये लिखा है स्टेट बैंक की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी है कि बैंकों में जो खाते हैं, सूदी बैंकों में, उसको वो अपने मुनाफे में शरीक करें। ये कानून है। बैंकों ने जो माहिदा किया, आपके जो खाते हैं आप देख लीजिए, उस पर लिखा PLS अकाउंट नंबर, तो उन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट किया। अब ये जो करोड़ों लोग हैं ये बोलते नहीं हैं, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो पहली तो ये बात हो गई। तो इसका कई हज़ार अरब रुपए इन लोगों का भाव जो है वो चला गया बैंकों के पास या हुकूमत के पास। तो एक तो ये खुलेआम हो रहा है। स्टेट बैंक ने सर्कुलर इशू कर दिया कि कोई PLS नहीं है, आप तो रखें वही कानून जो है, लेकिन जो स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मुताबिक कर दें। ये गैर कानूनी है। मैंने इस पर पिटीशन की हुई थी, मैंने इसका जिक्र किया है शरीयत कोर्ट में, नहीं फैसला करते हैं। एक तो ये बात होगी। तो जब तक आप अपने खुद कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे
और जब आपका इन्फ्लेशन इतना होगा तो IMF भी बीच में रखा हुआ है, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। फिर बिजनेस कम्युनिटी अपना खेल कर रही है, वो कहती है जी आप डिस्काउंटेड गिराएं। कभी उनको ये कहा, वो कहते हैं 7% करो, तो उनको पता है कि अगर 7% करें तो डिपॉजिट को 5 मिलेगा। तो उन करोड़ों लोगों का रोने वाला कोई नहीं है। ये क्या ये इस्तेसाली निज़ाम में आपको बताऊँ जी, एक मिनट आपके हैरान को बताऊँ, 14 करोड़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके पास मोबाइल हैं। उनमें से 9-10 करोड़ वो हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, घरेलू, जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है, उनकी आमदनी नहीं है, उनसे एडवांस टैक्स काटा जा रहा है, वो नहीं बोलते। फिर आपने बैंकों में जो पैसे रखे हैं जिनका मुनाफा 6 लाख से कम है, उस पर भी 30% टैक्स कट रहा है, क्योंकि वो फाइलर नहीं है, वो भी खामोश है। तो ये तो एक इस्तेसाली निज़ाम चल रहा है। लोग टैक्स तो 45% तक चला गया है। वो तो उनका है जिनके पास ज़्यादा है। हाँ। मैं वो बात कर रहा हूँ कि एक बेवा औरत है, हाँ, उसने 10 लाख रुपए पास हैं, वो जमा कर दिए, उसको जो है कुछ 1.5 लाख रुपए मिल गया, उस पर 30% टैक्स काट लिया। क्यों? कहते हैं जी आपने रिटर्न फाइल नहीं की। अरे भाई उसकी 6 लाख से आमदनी कम है। तो 9 करोड़ मोबाइल होल्डर्स टैक्स दे रहे हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जो पंजाब से फ्रंट से यहाँ आए हुए, कोई नहीं रोता। ये ख़वातीन जो हैं जो बैंकों में कौमी बचत में लगाते हैं, फिर उसको मेरे 6 लाख से आमदनी कम है, आप कैसे टैक्स काट रहे हैं? वो काट रहे हैं। जी जी, तो हमारे लोग बोलते नहीं हैं। जी फैसल, बोलते नहीं हैं। सर दूसरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अमेरिका में अगर आप कोई भी चीज़ लोन पे लेते हैं तो उसमें एक आपको घर है, हर चीज़ है, गाड़ी है, मॉर्गेज है, वॉशिंग मशीन, सुई से लेके आप कोई भी चीज़ आपको देते हैं उधार के, आप उस पर आप कर सकते हैं। मुझे दूसरा सवाल ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी सर वहाँ पे उनके लिए क्या रहा है कि वो जो बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे अटका हुआ है, तो क्या मतलब वो भी फिर इंटरेस्ट हमारे लिए जीना हराम हो गया? यानी इससे ज़्यादा तो मुश्किल पाकिस्तान में हो गई, जिस तरह आपने ये बात आज एक्नॉलेज की है, तो हमारे लिए तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम वाली बात आपने बता दी आज हमें। तो इसका भी ज़रा थोड़ा बता दें कि वो जो मुस्लिम लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो हिलाल है या वो भी हराम है? वहाँ का कानून ऐसा है, आप नहीं चल सकते बगैर इंटरेस्ट। बिल्कुल आप सही है। देखिए बात यह है कि एक तो होता है फतवा, फतवा तो सिर्फ मुफ्ती दे सकता है। मैं तो एक बात सिंपल सी समझता हूँ। अब एक आदमी अमेरिका में रहता है, वो गाड़ी ख़रीदता है। अब वहाँ जो इस्लामिक बैंक्स हैं भी हैं, वो उससे कहते हैं कि जी वही फार्मूला है जो सूदी बैंक का है। अगर मकान ख़रीदते हैं तो वो रेंट शेयरिंग करते हैं, वही है जो सूद का है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो ठीक है, ठीक है। इसलिए नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये खैर इसलिए है, इवन पाकिस्तान में आप देख लें, ये जो आपका इजारा हो रहा है, गाड़ी ख़रीद रहे हैं, तो क्या लोग ये ख़रीदना बंद कर दें? एक गलत चीज़ है। मैंने जो जुमला लिखा है कि सूदी निज़ाम से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिम्मेदारी किसकी थी? हुकूमत की। वो नहीं कर रहे, तो क्या आवाम बैंकों में डिपॉजिट रखना भी बंद कर दें? अगर कोई बेवा औरत है, उसके पास 25 लाख रुपए हैं, तो वो घर में रख दे उस पैसे को, या लॉकर में डाल दे, ताकि 5 साल के बाद वो पैसा ख़त्म हो जाए, वो भीख मांगे। तो इस तरारी कैफियत में एक सिचुएशन है, उसमें आप करें। लेकिन अगर आपने दबाव नहीं डाला हुकूमत पर, अब जैसे इनके चैनल के बाहर जमा हो जाए 25 आदमी, मुजाहरा करें कि इस्लामी निज़ाम लाओ, और ये उसको दिखाएं। स्टूडेंट्स हैं, उनकी बहुत बड़ी वॉइस है, ये बात करें, वकला हजरात हैं। तो मेरे हम रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम जो है एक ऐसा मज़हब है जो प्रैक्टिकल मज़हब है। वहाँ जो लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो हैं, तो वो कोई मसला नहीं, वहाँ पे लोन लें, चीज़ें इस तरह कर रहे हैं। सूदी बैंक, इस्लामी बैंक्स हैं जो कि वही काम कर रहे हैं जो सूदी कर रहे हैं। हाँ। तो वो उनके ज़िम्मे है ना। यहाँ के आपने बताइए कि यहाँ पे जो ये आपको लोन देते हैं 3% लोगों को देते हैं, 97, इसका मतलब ये गवर्नमेंट और ये बैंकर्स खुद इस प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे तो इस तरह नहीं है सर, वहाँ पे तो 97% लोग आवाम को देते हैं पैसा कि आप लोग यूज़ करें। यहाँ तो नहीं है ना। डबल हो गया ना सर वही चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। रिजवान साहब नहीं, इसका जवाब एक मिनट देता हूँ। देखिए बात ये है कि आप अगर 3% पर लें, बहबूद में आप लगाएं, वहाँ पर 15% मिल रहा है आपको, तो पैसे लेके लोग कौमी बचत में लगा देंगे। आपका एक सिस्टम ऐसा कर नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि बैंक से आप कर्जा लें और डिपॉजिट कर दें बैंक में ले जाके। हमें सब कुछ प्लीज़। पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत सकता है, इसराइल और अमेरिका से भी जीत सकता है, लेकिन वो जंग हम नहीं जीत सकते जो सूरह बकरा की 278वीं आयत में है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, जो सूद लेके हम कर रहे हैं। आप ये देखें, पूरा यूरोप जो है वो 2-3% के अंदर है इंटरेस्ट रेट उनका जो है। अमेरिका का 4.25% है। जापान, इवन जो इंडिया है उसका हमसे आधा है शरह सूद, और हम इतनी हाई जो शरह सूद है उस पर ये काम कर रहे हैं। तो एक तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं, और एक हमारी आधी आबादी गरीबी में निकल गई है। जंग भी कर रहे हैं, प्रॉफिट के साथ जंग कर रहे हैं। नहीं, ये हमें खसारा है। हमारी आधी आबादी जो है वो गरीबी में चली गई हुई है। तो ये हम जंग नहीं जीत सकते। हमें सोचना होगा, हम अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी इख्तियार करते हुए, जो कि हमारे भी मफाद में है, हम उस चीज़ पे आएँ। आपने शुरू में ये बोला कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो 11% प्रॉफिट देते हैं,
और 3% लोगों को कर्ज़ा देते हैं। तो आपने एक सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करी, तो ये एक प्राइवेट एंटिटी का तो काम नहीं है। जैसा एक इस्लामिक बैंक है वो एक प्राइवेट एंटिटी है, ये तो गवर्नमेंट के कंधों पे ज़िम्मेदारी है ना। मतलब मैं इस्लामिक बैंक हूँ तो ये मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं होगी, नहीं तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। सो इस चीज़ पे जो आपने जिस तरह सवाल उठाया, डिफरेंस बताया था, तो इसमें कंट्रोल अथॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास है, स्टेट बैंक के पास है, तो वो कैसे इसको रेगुलेट कर रहे हैं? शरिया हर बैंक की एक शरिया कमेटी है। अब ये शरिया कमेटी वाले भी होशियार हैं, उनको पता है ये सूदी काम हो रहा है। उनकी रिपोर्ट पढ़ें, वो क्या लिखते हैं, हमारी बैंक की ऑपरेशंस शरीयत के मुताबिक हैं। खातेदारों को मुनाफा जो हमने दिया वो स्टेट बैंक के हुक्म के तहत दिया है। कोई नहीं कह रहा कि हमने दिया है, ये जिम्मेदारी हुकूमत की भी नहीं है, जिम्मेदारी स्टेट बैंक की है, क्योंकि बैंकों को कंट्रोल कर रहा है। और ये बैंक के मैनेजमेंट की है, और बैंक के हर बैंक में शरिया एडवाइजर्स बैठे हैं। उनका काम ये है कि वो ये कहें जी हमने मुआहदा ये किया है कि हम मुनाफे में शरीक करेंगे, वो हम नहीं कर रहे। तो वो लेकिन वो गोल रिपोर्ट दे देते हैं कि जी हम तो स्टेट बैंक के मुताबिक मुनाफा दे रहे हैं, ये नहीं कहते कि ये शरीयत के मुताबिक है। तो ये जो है ना कि पैसा कमाने की लत, हमारा जो जब समझेंगे, जो आपका भी सवाल था, देखिए इस्तेहसाली निज़ाम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम। पाकिस्तान में कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं है, इस्तेहसाली निज़ाम की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसकी वजह से सारी खराबी ये। और अशराफिया का जो गठजोड़ है, जो आपने भी उसको कहा था, मैं वही चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा था जो आपका सवाल है, कि वो सब कर रहे हैं। आवाम जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो खामोश बैठे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कि उसका क्या हुआ, उस मुकदमे का कह रहे भाई अपनी बात करो, आपके घर में 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इलाज मुआवजा नहीं हो रहा, पीने का साफ पानी नहीं है। और आपको पता है कि जेंडर पैरिटी के लिहाज से 148 मुल्कों में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? 148, सबसे नीचे। और आप भारत की बात अभी कर रहे थे, मैं एक जुमला आपको बताऊं, हैरान होंगे। भारत की आबादी हमसे 6 गुना, भारत की बरामदात हमसे 25 गुना, लेकिन उनकी रेमिटेंसेस हमसे 4 गुना। क्यों? हमारी रेमिटेंसेस जाली हैं। अगर 25 गुना वो है, और पाकिस्तान की क्या है, रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं, बरामदात कम। और भारत का क्या है, रेमिटेंसेस कम है, 124 अरब डॉलर, उनकी बरामदात हैं 777। हमारी एक्सपोर्ट कम है रेमिटेंसेस से, हाँ। यानी 9/11 पर 1.5 अरब डॉलर थी, अब 38 अरब डॉलर पे पहुंच गई है, जबकि एक्सपोर्ट हमारी 32 अरब डॉलर पर है। और हम बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि भाई जितने लोग हैं भेजो, बाहर भेजो, और जितनी रेमिटेंसेस आएगी मुल्क चलेगा। तो ये जो सोच है कि मुल्क को चलाना है, जो बाहर से पैसा आ रहा है उससे, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आग से खेल रहे हैं हम लोग। हर 1 लाख डॉलर की जो टीटी आती है बाहर से रेमिटेंस, उस पर पाकिस्तान को 40 लाख रुपए टैक्स का नुकसान है। टैक्स फ्री है ना भाई। देखिए ना, आपने यार पैसा लगाया हुआ टैक्स, मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, मैंने हुंडी से बाहर भिजवा दिया, उसके बाद वो यूएई के ड्राइवर ने ये 2 लाख डॉलर मुझे यहाँ भेज दिए। एक लॉ है 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कोई सवाल नहीं पूछ सकता उससे, ISI भी नहीं पूछ सकता। अब वो जो पैसा उसके पास आ गया, तो अगर वो पैसा जो था, अब यहाँ टैक्स देता था 45% था, उसने बाहर बेच के टीटी मंगा ली 111(4) के तहत। जिस दिन किसी ने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता झटका मारना होगा ना, तो वो ये कहेंगे 111(4) जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको एक फिगर दूं, चौंकने वाली है। पहले हम ये जो आपने शुरू में कहा कि 1.5 अरब डॉलर का तिजारती खसारा था जब 9/11 हुआ। पिछले 6 वर्षों में पता है आपको तिजारती खसारा कितना है? 211 अरब डॉलर। क्यों है? क्योंकि आपकी इंपोर्ट माफिया कहती है कि एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माफिया 1.5 गुना ज़्यादा है। तो 211 अरब डॉलर का तिजारती खसारा, तो हम तो 500 बिलियन डॉलर के लिए IMF के हाथ जोड़ते हैं, 211 का आपने कर दिया, तो अब ये पैसा कहाँ से आएगा? तो कहा जी रेमिटेंस मंगा लें, उससे ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। तो ये जो रेमिटेंस आती है 111(4) के तहत है। तो आपकी जो बरामदात है पिछले साल की, वो है 32 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट हैं 38 अरब डॉलर। भारत की रेमिटेंसेज जो हैं वो 124 अरब डॉलर, बरामदात 777 अरब। तो अगर वो 25 अरब डॉलर कर रहा है, 25 गुना कर रहा है, हम सिर्फ 4 गुना करें, हम IMF को आज खुदाफिज कर सकते हैं। सिर्फ ये रेमिटेंस बढ़ाने के बजाय बरामदात बढ़ाएं, उसी से रोज़गार मिलेगा, उसी से जो है वो आपका ज़र मुबादला मिलेगा, उसी से IMF से बाहर निकलेंगे। हम चाहते नहीं हैं
ये जो अशराफिया का गठजोड़ है, जो आपने शुरू से बात की थी, हाँ। ये सारे आदाद शुमार चीज चीज के नहीं, कह ये रहे जो हैं। ये जो ये बात इतना बड़ा गवर्नमेंट मुल्क है। फ़ख्र से बोल रही होती है कि जनाब ये रेमिटेंसेज आ रही है इतनी ज़्यादा और इस साल तो इतनी आ गई है, तो अब 38 अरब डॉलर आ रही है, तो ये तो 60 पे पहुंच जाएगी, 60 अरब डॉलर पे। पाकिस्तान से इतने लोग बाहर जा रहे हैं तो अच्छा है जाएं। तो उनको क्या एड्रेस करना चाहेंगे सर? ये अगर जिन मुल्कों में जा रहे हैं, हमारे 4 मुल्कों में ज़्यादा रेमिटेंसेज आती हैं, सऊदीया से, यूएई से, अमेरिका से और यूके से। तो अगर वहाँ पे कोई पाबंदी लगा दी जाए, एक हद मुकर्रर कर दी जाए, तो हम तो फंस जाएंगे अगर हम इस पर डिपेंडेंट हुए तो। अब देखिए, बड़ी कीमती बात की है। पहली बात मैं बता दूं, गलत फहमी ना हो, जो हमारे भाई कारकुन जो पाकिस्तानी हैं, वो जो यहाँ रेमिटेंस भेज रहे हैं, उनको हम सलाम करते हैं। ठीक, वो अपनी कमाई में से, अपने फैमिली यहाँ है, उनको पैसे भेज रहे हैं, उनको टैक्स भी नहीं लेना चाहिए, उनको आप मराद भी दें। हम उस पर एतराज़ कर रहे हैं जो यहाँ से पैसा चोरी का बाहर जाता है, वो वापस आ जाता है। लेकिन हम जो मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर था, जो आपका सवाल है, वो ये था कि ये जो रेमिटेंसेज आएंगी, इसका 50% हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। हमने उसके बाद इंपोर्ट शुरू कर दी उसमें। अब मैंने आपसे कहा कि जी आपकी 201 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज 6 बरस में आई। अगर आप इसको 50% डालते इन्वेस्टमेंट में, तो 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ जाता आपके लिए, तो IMF को धक्का दे के निकाल देते। तो ये खेल पूरा चल रहा है। जो आपका सवाल है, बड़ी खौफनाक बात है। 2 हैं उसमें। एक पहले ये कि अगर कभी FATF ने ये कहा कि भाई 111(4) का तो मतलब ये है कि कोई सवाल नहीं पूछ सकते, क्यों नहीं पूछे भाई? UAE ने अगर 1.5 अरब डॉलर में किसी ने भेजा है, 2 लाख डॉलर, तो वो है कौन वहाँ? उसके पास वो ड्राइवर है, उसके पास आया कहाँ से? वो तो एक कमरे में 6 आदमी रहते हैं। तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। FATF ने, या उस मुल्क में हालात ख़राब हुए, या अमेरिका इज़ नंबर 3 इन सेंडिंग रेमिटेंस। पहले सऊदी अरब जी, दूसरा UAE, तीसरा अमेरिका, चौथा बरतानिया। अमेरिका बरतानिया बाकी 2 पे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अपने ऐसे अगर वो कानून बदल दें और 111(4) को भी कर दें, तो आप सोचें कि जिस वक्त पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत नहीं होगी, अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ये करके वो आपसे शराइत मनवाएं, तो हम क्या करेंगे? इसलिए इसका मतलब ये चलने दें। उस वक्त तक जो मेरे बार है, जो मैंने इसमें भी लिखा है, ये जो मोहलत है, इस वक्त जो हम दुनिया का हमदर्दाना रवैया है, न्यू ग्रेडियम चल रहा है, अमेरिका इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल है, हमारी मदद की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में, हम बिलग्राम एयरपोर्ट में हमारी ज़रूरत। तो हमारी अहमियत है उस वक्त तक, जब तक उनकी निगाहें बदलें, हम अपने आप को खड़ा कर लें, अपने कदमों पे खड़ा कर लें। Exactly, अपने कदमों पे खड़ा कर लें अपने आप को उस वक्त तक जो है। लेकिन वो नज़र आ नहीं रहा, जो हालात चल रहे हैं इस वक्त बरामदात के, जो उल्टा हमें आगे बढ़ने के बजाय हम रिवर्स पे जा रहे हैं। तो इस पर ज़रा फोकस करने की गवर्नमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जी सर, ने अच्छी काविश की है, और ये एक तरीके से मेरे हिसाब से तो एक जिहाद है कि आपने जो है ना अगेंस्ट खड़े हुए उस निज़ाम के जो हम लाना चाह रहे हैं 2027 तक। तो सबसे पहले तो एक लेटर मोड में एक बात बता दूं, एक एक्सपीरियंस बता दूं कि एक साहब अकाउंट खोलने आए बैंक में, इस्लामिक बैंक में। तो जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर था उससे बोला कि आज इस्लामी तारीख़ क्या है? तो मुंह देखने लगा उनका, बोलने तुम्हें तारीख़ का पता नहीं, तुम इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हो। सही। तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया, मैं भी इस्लामिक बैंकिंग का स्टूडेंट 2006 से हूँ, तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि जैसे एक दूध वाले को आप लाइसेंस दे दें कि तुम स्कूल खोल लो, ऐसी ये सारे लाइसेंस दे दिए गए हैं इस्लामिक बैंक खोलने के, ताकि आपका काम है बिज़नेस, आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपका शरीयत से कोई ताल्लुक़। आपने कहा भाई मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो ये इस्लामिक बैंकिंग नहीं कर रहा है, ये बिज़नेस कर रहा है। अच्छा, शरिया जो है कंप्लाइंस डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर में, वही तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको आउट ऑफ बैंक होना चाहिए। शरिया के निज़ाम को एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए, सारे बैंक वहाँ से जो है ना फतवे लें। ये नहीं कि अपनी मुलाजिम रखा हुआ है, आप उसी से जो है फतवा ले रहे हैं। तो ये मेरी एक थी। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने फिगर्स वगैरह दी, अभी 2 साल बाद आपको नहीं देना पड़ेंगी, कन्वेंशनल बैंक से आपको नहीं रब्ता रहेगा, क्योंकि सारे इस्लामिक बैंक हो जाएंगे 2027 में। तो ये हमारा निज़ाम जो है ये 25 में होना था मेरे ख्याल में, जो पहले ऐलान हुआ था वो 25 तक का था, 2 साल भी बढ़ा दी शायद। तो अभी ये जो निज़ाम हमारा चल रहा है इस्लामिक बैंकिंग का, अच्छा हम हर दफ़ा जो है ना एक पैरेलल चलते हैं कि हमारे पास मदरसा भी होता है, पीला स्कूल भी होता है, A लेवल्स O लेवल्स, ऐसे ही हम इस निज़ाम को भी चला रहे हैं कि भाई जिसका दिल चाहे इधर आ जाओ, जिसका दिल चाहे उधर आ जाओ। ये निज़ाम जो शुरू हुआ था 4 सितंबर 2021 को इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी, और उसमें ये कहा था कि इस तरह से एक इस्लामी बैंक शुरू करा देते हैं और ये चलेगा, दोनों निज़ाम साथ चलेंगे। पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी था
जिसने ये कहा कि ये गैर इस्लामी है, मगर इससे आगे बढ़ के कहा, आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ, अरे मैंने दर्जन दफ़े लिखा है, जिन साहिबान ने इसकी मंजूरी दी है उन सबको पता है कि ये गैर इस्लामी है। उसमें जय्यद उलमा भी थे, मुफ्ती भी थे, स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे, बड़े बड़े उलमा थे, जय्यद इस्लामी नज़ारियाती कौंसिल के चेयरमैन, उन सबको मैंने लिखा है कि ज़ाती तौर पर उनको पता था ये गैर इस्लामी है, लेकिन अशराफिया का था। तो ये जो इस्लामी बैंकारी है ये उस गलत गैर इस्लामी फ़ैसले की पैदावार है। एक तो बात हो गई। दूसरे, जैसे मैंने कहा कि जितने कोई आलिम दीन बड़ा मुफ्ती ऐसा नहीं है जिसने मुझे ये ना लिख के दिया हो कि ये गैर इस्लामी है। मगर एक और बात, एक होते थे मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब शेखुल हदीस, उन्होंने 31 उलमा को जमा किया दुनिया भर के, पाकिस्तान भर के, और मुझे मेरे पास भी उन्होंने आदमी भेजा, मुझसे 5-6 घंटे मुशावरत की। उन्होंने एक फतवा दिया कि इन इस्लामी बैंकों के साथ डील करना हराम है। 31 जय्यद उलमा हैं, वो उस फतवा और 31 आदमियों के दस्तखत मैंने यहाँ दे दिए, सबके नाम के साथ, बड़े बड़े आलिम के जी ये हराम है। फिर मेरे पास जो तहरीर उन्होंने दी थी उलमा आज़ाद ने, जय्यद उलमा ने, कि ये गैर इस्लामी हराम है, वो भी मैंने लिख दिया कि ये अमानत है जो मेरे पास महफूज थी। अब मैंने बता दिया कि ये हम भी कह चुके हैं। तो इसमें इख्तलाफ नहीं है कि इस्लामी नहीं है। लेकिन सर, लेकिन इसको पॉजिटिव भी इस अंदाज में ले सकते हैं कि जो हम सूद से पाक बैंकारी की बात कर रहे हैं, या ये मुकम्मल एक इस्लामी निज़ाम मईशत के शोबे के अंदर हम लाने की बात कर रहे हैं, चले उसमें ये पहला कदम तो है ना, इसको इस लिहाज से तुम पॉजिटिव ले सकते हैं। मैंने लिया था, लेकिन 2002 से जो है, 2002 से चल रहा है। अभी मैंने बताया कि 2002 में 3,856 अरब के कर्जे थे, अब 89,000 के हो गए, तो पॉजिटिव कहाँ से लो? इस दौरान में कर्जे कम होते, इस्लामी बैंक मुशारका करते, ठीक है ना, इस्लामी बैंक अपना मुनाफा बढ़ाने के बजाय ज़राअत के लिए कर्जे देते, माइक्रो फाइनेंस के लिए देते, तलबा को स्कॉलरशिप देते। यहाँ उल्टा हो रहा है। मैं आपको अब ये होना चाहिए, ये सिफारशात आगे आनी चाहिए ना। ये जो आप बात कह रहे हैं कि चले अगर अभी तक नहीं हो सका तो हम कम से कम आज के प्रोग्राम से ये चीज़ तो लेके जाएं कि जनाब, और ये आवाम की बड़ी भरपूर आवाज़ होती है, अकेडमियाँ यहाँ पे बैठी हुई है, थिंक टैंक्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्रोग्राम हमारा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो कम से कम हम अब इस डायरेक्शन की तरफ आगे तो बढ़ें। क्या खूबसूरत बात की है आपने। मैंने इसमें 24 सिफारशात दी हैं, जो आपने 24 सिफारशात 1 से लेकर 24 तक। उसमें यह है कि मईशत को कैसे ठीक किया जाए, मईशत को कैसे इस्लामी बनाया जाए, इन्हीं बैंकों को इस्लामी किस तरह से बनाया जाए, मुल्क के कवानीन को किस तरीके से इस्लाम के ताबे। 24 सिफारशात हैं। ज़कात के निज़ाम को मैं बताऊं, आपको हैरान होंगे ज़कात का, मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है। ज़कात लोग हुकूमत को दे रहे हैं 12 अरब रुपये सालाना, खुद ज़कात खैरात सदक़ात दे रहे हैं 9,000 अरब रुपया। और जो लोगों के पास अल्लाह ताला के फजल से दौलत है, अगर उसमें 2.5% ज़कात दें, वो बनता है 15,000 अरब रुपया। और जो ज़कात की रकम आ रही है उसका बड़ा हिस्सा ज़ाय हो रहा है। आप ये देख लीजिए, कुरान ने कहा कि जी भूखे को खाना खिलाओ। आपने देखा सड़कों पर वो लाइन लगी होती है, बहुत से लोग खाने खिला रहे होते हैं। भाई भूखे का मतलब क्या है? वो कहते हैं भूखे का है। मैंने कहा मैं भी जब डाइनिंग टेबल पे बैठता हूँ मैं भी भूखा होता हूँ। भूखे का मतलब देखे ना। तो हमने ज़कात के निज़ाम को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो मैंने इसमें तजवीज़ दी है, बड़ी अहम तजवीज़ है कि जो आदमी ज़कात देता है उसको टैक्स पे छूट मत दें, उससे भी टैक्स ले लें, मगर वो जो टैक्स आएगा उसको ज़कात पर खर्च कर दें। तो जो हमारी कोलैबोरेशन है OIC के साथ, एक इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है कर्ज़न हसना का। हम क्यों ये नहीं करते कि हम OIC, जो कि आपने एक ग्रेटर इजराइल की भी बात की, जो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमारे लिए आगे बन सकता है सारी मुस्लिम रियासतों के लिए, क्योंकि उसका एक्सपेंशन टर्की तक भी जाएगा, जॉर्डन में भी आएगा। तो हम कर्ज़न हसना का सिस्टम क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर लेते बोथ विद इन पाकिस्तान सोसाइटी लेवल के ऊपर, क्योंकि एक उसको ऑपरेट करना आसान है, और एक OIC के अंदर के जहाँ पे फिर हम जो है वो एक इंटरेस्ट फ्री लोन सिस्टम हमारा चला रहे हों। ठीक, बहुत अच्छी अपनी बात की। और इसकी सर एक बड़ी उखुवत ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इसको साबित भी किया, जो कर्ज़ हसना यानी सूद से पाक कर्जा देना, और उनका रिज़ल्ट भी बड़े अच्छे हैं कि लोगों ने वो वापस भी किए हों पैसे। ऐसा नहीं कि लोग खा गए पैसे, और वो तकरीबन 99.9% रिटर्न उनके पास आया है, और सूद से पाक जो है वो कर्ज़े उन्होंने दिए, और बड़ा अच्छा मॉडल हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। जी बिल्कुल यही है। तो वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपके फंड्स का एक हिस्सा इस काम के लिए मुख्तस होना चाहिए कि वो क़र्ज़ हसना दिया जाए। कुरान ने ये कहा है कि ये अल्लाह को क़र्ज़ दे रहे हैं आप, और इसको अल्लाह ताला कई गुना बढ़ाता है। अगर उसको हमें ये यकीन है तो पहले तो इस किस्म की
स्कीमें बनाई जाएँ। ये पाकिस्तान में होता रहा है कि किसानों को किसी ज़माने में कर्ज़े दिए जाते थे, छोटे छोटे इंटरेस्ट फ्री होते थे, बल्कि ये होता था कि अगर वो कर्ज़ा वापस ना करे तो हुकूमत उसका 50% लॉस को पूरा करती थी। लेकिन ये कर्ज़े हंसना वाले जो लोग हैं ये 98% वापस कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बजाय इसके कि खैरात सदक़ात करें, इस पैसे को इधर डाइवर्ट करें। हाँ, ये बिल्कुल। जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज़ है। सर एक तरफ और बात करते हैं, जो हम बात करते हैं ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, या पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्ट्स की या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की, तो इस तरह बैंक्स की अगर बात कर लें कि लोकल और फॉरेन बैंक्स के हवाले से, कि क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि मतलब वो उन्होंने आगाज़ कर दिया था कि ना लोकल बैंकिंग होनी चाहिए, और फॉरेन बैंक्स को सिर्फ 3 शहरों में उन्होंने अलाउ किया था। आई थिंक एक कराची में, एक लाहौर में, एक चटागांव में, यही सर 3 शहर वजह से दिया था जी, तो 3 शहरों में उस वक्त। तो आज जो है सूरत हाल ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फॉरेन बैंक्स के ऊपर, और सवाल तो ये भी है कि जो जिन बैंक को पाकिस्तानी बैंक कहते हैं उनके मालकान भी पाकिस्तानी नहीं है। तो ये हम किस जगह पे खड़े हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में लोकल बैंकिंग के हवाले से? देखिए आपने फिर डराने वाला सवाल कर दिया। देखिए बात ये है कि कायद आज़म के ज़माने में जो पहले गवर्नर स्टेट बैंक थे उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो, कायद आज़म को एड्रेस कर रहे हैं कि जनाब ये मॉनेटरी पॉलिसी मैं बनाऊंगा, आप इंटरफेयर नहीं करें। आपसे मतलब कायद आज़म हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे, लेकिन उनको थ्रू एक मैसेज दी गई थी कि भाई स्टेट बैंक को आप काम करने दें, और मॉनेटरी पॉलिसी सारी बैंकिंग रेगुलेशन ये हमारा काम है। उनको बता दिया था कि रिबा और सूद में कोई फ़र्क नहीं, ये बात सब कर दी गई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो निजकारी का एक साजिश हुई, पहले आपने देखा ना वापडा को तबाह किया है, फिर आपके इदारे तबाह हुए। आज बैंक्स में मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मुनाफा कमा रहे हैं 60-70% अपना, 80% जो आपका डिपॉजिट्स हैं उन बैंकों के पास है जिनके मालिकान पाकिस्तानी नहीं है। हबीब बैंक को हम समझते हैं आगा खान है, यूनाइटेड बैंक भी हमारा नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो है ही, लेकिन दूसरे जो बैंक्स हैं मैंने 80% हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक कार्टेल बना लिया। अब बेचारा नेशनल बैंक दो चार है, उन्होंने कहा हम भी साथ मिल जाते हैं। आज आपको मैं एक फिगर देता हूँ जो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा बैंकिंग की है, न पाकिस्तान में था। पाकिस्तान का बजट खसारा करप्शन की पैदावार है, सब मानते हैं। 100% या 99% बजट खसारा कौन पूरा कर रहा है? बैंक्स। बैंक्स को एक रोल था, कायद आज़म ने जब ये कहा था कि स्टेट बैंक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की अलामत होगा, और ये इस्लामी निज़ाम की बात कायद आज़म ने 1 जनवरी 48 को की थी जब ये किया गया था। तो आज ये हुआ कि स्टेट बैंक IMF का गुलाम बन गया, और ये बैंक जो है गैर मुल्कियों के पास चले गए। मैं तो पाकिस्तान में भी उस वक्त बहुत सीनियर बैंक, मेरा ख्याल है 81 में वन ऑफ द मोस्ट सीनियर बैंकर था मैं उस वक्त हम 3 से ज़्यादा इजाज़त स्टेट बैंक नहीं देता था कि जी आपको ज़रूरत क्या फॉरेन बैंक्स की। एक ग्रीनलेस था, वो पार्टीशन से पहले का था। अब जनाब आपने सारा बने, तो ये वो निजकारी की तबाही है। यह है ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर वापस लाना, या आपके नौबादियाती निज़ाम की वापसी। ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपने तकरीबन 6000 अरब रुपए के असासे बेच दिए, जिसमें बैंक्स भी शामिल है। असासे तो चले गए, वो पैसे अब खा गए, अब उनका मुनाफा ज़िंदगी भर बाहर जाता रहेगा। ये तो आग से खेल रहे हैं ना सर। ऐसा ना हो इस प्रोग्राम के बाद आप पर भी पाबंदी लग जाए किसी भी बैंक में अंदर नहीं, इसमें मेरी फिगर गवर्नमेंट की उनको नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। ऐसा ना हो कि वो दरवाजे में लिख के लगा दिया जाए कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब का, और शायद मेरा भी नाम नीचे लिखा हुआ हो कि इनका किसी भी बैंक में दाखिला जो है वो दाखिला देखिए बबलू है। मैं आपको देखिए, आप मुझसे इख्तलाफ ज़रूर करें, मैं एक गारंटी कर रहा हूँ कि जितनी फिगर्स मैंने दी हैं वो मेरी नहीं है, हुकूमत की हैं, स्टेट बैंक की हैं। तो जितनी फिगर्स दी हैं, और मैंने कोई बात ऐसी नहीं की जो फिगर से हटके हो। अच्छा चले, बस आखिरी बात मैं कर लेता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए ये सब मकसद ये है कि हम जिस जगह पे झगड़े में हैं, जो हमारी सूरत हाल है, हम इन चीज़ों से नहीं निकल सकते। हम एक प्रोसेस के अंदर है, कंट्री एक प्रोसेस के अंदर है। कोई जज्बाती होकर नारा तो लगा सकता है सूद के हवाले से, रिबा के हवाले से, लेकिन अभी मुल्क जो है वो ज़ाहिरी बात है 100 साल 200 साल लगेंगे इंशाल्लाह। हम जब अपने कदमों पे खड़े होंगे, हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं अल्लाह ताला ने जो हमें दिए हैं, और सबसे बड़ी वसाइल तो हमारी कौम है, हमारे नौजवान हैं, ह्यूमन रिसोर्स है हमारी, तो इनके बलबूते पे इंशाल्लाह जब हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, अपनी प्रोडक्ट के साथ खड़े होंगे, अपनी सर्विसेज के साथ खड़े होंगे, तो हमारी मैशत जब इस जगह पर होगी तो हम उस वक्त इस काबिल भी होंगे कहते हुए कि जनाब हम मुकम्मल सूद से पाक जो है वो
बैंकारी का निज़ाम दे रहे हैं, मुकम्मल एक इस्लामी निज़ाम मईशत के अंदर दे रहे हैं। लेकिन आज हम ज़ाहिरी बात है जिस जगह पे खड़े हुए हम नहीं कह सकते, हमें अपनी हमारी नाहलियाँ भी हैं, हमारी बैड गवर्नेंस भी हैं, हमारी जो है जो भी लीडरशिप माजी में रही वो सब अपनी जगह पर है, करप्शन भी है, हमारी चंद लोगों की हकमियत भी है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर आज से भी हम इस्लाह करना शुरू करें तो भी हमारे पास एक लंबा रूट मैप है। अब जहाँ फंस गए हम, जिस दलदल में हम फंस गए, लेकिन हम निकल जाएंगे। लंबा नहीं है, शॉर्ट है। नहीं, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। कितने सब 10 साल में निकल सकते हैं मेरे ख्याल है बेवरान से अब 3 साल में निकलेंगे। मैं 3 साल में बहुत बड़ा मुल्क है। तो मेरे ख्याल से फिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को फौरी तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है, ताकि 3 साल में वो निकाल दे जरा। मैं एक इजाज़त दें आप। देखिए मैं आपको क्यों ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ क्यों मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे ईमान का हिस्सा है, मेरी इल्म को आप छोड़ दें। मैंने जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में टैक्सों की इस्तेदाद है उससे 25,000 अरब रुपया एक साल में हम कम वसूल कर रहे हैं। 25,000 अरब रुपया। इसका बोझ किस पर पड़ रहा है? आवाम पर। GST आप देते हैं पेट्रोलियम पर। तो ये 25,000 अगर आप वसूल कर लें ताकतवर तबकों से, तो इसका इम्पेक्ट मईशत पर कितना आएगा। पहले जो मुल्की बचतें हम माजी में किया करते थे उसके मुकाबले में आज 10,000 अरब रुपया साल हम कम वसूल कर रहे हैं। अब उतना ही कर लें जितना माजी में करते थे, तो 10,000 अरब आपको ये मिल जाएंगे। जो मुल्की इन्वेस्टमेंट माजी में होता था वो उससे 12,000 अरब रुपये कम है। एक दूसरे में बड़ी एक आपको एक अहम फिगर दूँ, चौंका देने वाली बात। मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में ये है कि आप मार्केट से डॉलर ख़रीदें, बैंक में जमा करें और पैसे बाहर भेज दें। मैं कहता हूँ कि तालीम और सेहत, इलाज मुआवजे के अलावा इस पर पाबंदी लगा दें। क्यों कह रहा हूँ? 93 से अब तक 200 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। 200 अरब डॉलर बैंकों के थ्रू, चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा, मार्केट से डॉलर ख़रीदे, बैंक में जमा किया, चले गए। आपको पता है हमारे ऊपर कर्जे कितने हैं आज? 131 अरब डॉलर। कभी किसी ने सोचा कि आप पाबंदी लगाएं? देखिए तालीम पर बच्चा पढ़ने जाता है, उसको पैसा ले जाने दें, इलाज मुआवजे जाने दें, फिर भी आप कर्जे होते नहीं, ना IMF की ज़रूरत थी। तो क्या ये हम तैयार हैं? तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरे मुल्क की जो पोटेंशियलिटी है, 4,000 अरब रुपए के डॉलर के तो आपके मिनरल्स पड़े हुए हैं, आपकी ज़रखेज़ ज़मीन पड़ी है। ये एक वाहिद मुल्क है। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड मईशत चाइना, हमारा नेबर। 5वीं मईशत भारत नेबर। ईरान हमारा तेल का सब आपकी ठीक है। बस पोटेंशियलिटी मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि हमें वो क़यादत मिल जाए, वो लीडर मिल जाए, वो आप में से वो लोग सामने आ जाएं, अवाम जो कि दर्द भी रखते हों, जिस चीज़ को समझते भी हों, और अल्लाह ताला ने जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं उसका सही इस्तेमाल भी कर लें। और जो हम जिसके मानने वाले हैं, जिसकी पहचान सादिक और अमीन है, तो कुछ हम भी अपनी पहचान वो बना लें और करप्शन से पाक, और चंद लोगों को अमीर करने की तरफ ना जाएं। ये सारा खेल सिर्फ इसलिए हुआ है कि अंग्रेज़ जब चला गया तो चंद लोगों ने वो अंग्रेज़ बनने की कोशिश की कि हम जो है हाकिम बन जाए, बाकी पूरी कौम गुलाम बन जाए। ये सारा खेल आज तक सिर्फ इसी बुनियाद पर है। तो हम ये सोचने के बजाय, ये चंद लोग जिनके हाथ में इक़्तिदार होता है, जिनके हाथ में सारे ये पपेट चलता है, वो चंद लोगों के बजाय ये सब कुछ जब आवाम के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दुनिया ने ऐसी तरक्की की है, चाइना की मिसाल आपके सामने है, दुनिया में ऐसी तरक्की, जापान की में एटम बम गिरा वहाँ पे, उसके बाद मिसाल आपके सामने कि उन्होंने एक एक आदमी को ताकतवर बनाया, एक एक इंडिविजुअल के बारे में सोचा। जब आप आवाम के बारे में सोचेंगे, एक एक शख्स को जो है वो बराबरी की सतह पे, मसवात की सतह पे लाना चाहेंगे, एक निज़ाम क्रिएट करना चाहेंगे, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हम जो है जब चंद लोग ताकतवर बनना चाहेंगे तो अंजाम वही होगा जो अब तक हुआ है। तो इस चीज़ को बदलने के लिए कभी भी जब भी जाग जाएं, पहला दिन उसी दिन होता है। तो उसके लिए आज से ही, अभी से ही आपको जद्दोजहद करनी होगी। सर थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे कई प्रोग्राम आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन कम वक्त के अंदर भी आपने हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। मैं तमाम फैकल्टी का, बहरिया यूनिवर्सिटी का तमाम स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। रिजवान जाफर इजाज़त देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।